अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोयटा जलसे के बाद हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों से मुताल्लिक नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने दावा किया कि हुकूमत मौजूदा मुल्क की सियासत का जायजा लेगी और तमाम स्टेक होल्डर से बात करके PDM के मुस्तकबिल के जलसों से मुताल्लिक फैसला करेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन ने अपने खिलाफ क्रैकडाउन का इशारा दे दिया है। कल कोयटा जलसे के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे इर्द गिर्द और करीबी लोगों को नामालूम नंबर से धमकी आमेज फ़ोन आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोयटा जलसे की तकरीर के बाद आप तमाम लोग बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के लिए तैयार हो जाएं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के लोग इस बात को नोट कर लें, रिकॉर्ड के लिए ये चीज़ सामने रख रही हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि धमकियां दी जा रही हैं और हुकूमत जो कल तक इन जलसों के हवाले से कह रही थी कि इन्हीं जलसों में उन्हें जलसों से कोई परेशानी नहीं है, आज वो स्ट्रेटजी बदलने का इशारा दे रही है। अब जहाँ हुकूमत मुतहर्रिक हो रही है, वहीं मुबैना तौर पर खुफिया मुलाकातों के नतीजे में नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने दावा किया कि नैब की तहवील में शहबाज शरीफ से नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात की है। बाद में तज्जिए भी हुए कि नवाज शरीफ इस मुलाकात से नाखुश हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों एडिटर इन्वेस्टिगेशन रोजनामा द न्यूज़ अंसार अब्बासी की इस हवाले से खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर रहनुमाओं के कहने पर नून लीग के 3 रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ को जब इस बात का पता लगा तो वो नाखुश हुए। खबर के मुताबिक नून लीग के इन 3 रहनुमाओं में ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और राना तनवीर शामिल थे और ये मुलाकात हुई सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर और नैब ने इस मुलाकात की इजाज़त दी। इस हवाले से बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बदल रही है, मगर नवाज शरीफ ने इदारों से बात करने से अपनी पार्टी को मना कर दिया, वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जो पहले मुलाकातें हुई वो गलत थी और वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया इनसे बात नहीं करनी। तो कोई दरमियान में है जो ब्रिज का किरदार अदा करे, मामला ख़राब होते जा रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखें, डायलॉग के दरवाजे तो बंद नहीं होते। इमरान खान ने कहा कि मशावरत हो सकती है लेकिन नैब के केसेस में और करप्शन पे नहीं होगी। लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये ना हो खानजादा साहब आपके प्रोग्राम के बाद लोग कह दें जी कि उसने तो बिफोर टाइम कह दिया था। एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि बात बढ़ गई है। पंजाबी में कहते हैं ना, गल वध गई है। सो बात अब बढ़ गई है, अब ये डायलॉग से आगे चली गई है और डायलॉग से भी काफ़ी आगे चल गई है। जो एक ब्रिज का किरदार अदा करने का वक्त था वो भी ख़त्म हो चुका है। सो मैं जो 30-31 दिसंबर से 20 फरवरी देता था, मैं नवंबर को ही अहम करार देता हूँ और 20 फरवरी की बजाय 20 जनवरी पे आ जाता हूँ कि ये हालात जो हैं ये इस तरह अब नहीं चल सकते, इसने किसी तरफ ज़रूर लगना है। यानी हालात हुकूमत के खिलाफ भी जा सकते हैं? हुकूमत के खिलाफ क्या लगेंगे? हुकूमत क्या कर रही है? मैं खानजादा साहब नवाज शरीफ की दोनों तकरीरों के बाद नून लीग की सियासत से मायूस हो चुका हूं और अब नून लीग में मरियम को वो सामने ले आया है और मरियम और नवाज शरीफ का बयाना, ये मुस्लिम लीग का बयानिया जो है ये कबूल नहीं होगा किसी कीमत पे भी, चाहे नतीजा कुछ भी ना निकल आए। मैं कुछ भी का भी कहता हूं, चाहे नतीजा कुछ भी क्यों ना निकल आए। सर, मगर ये रुकेंगे कैसे? नवाज शरीफ साहब को तो इस सिचुएशन में ले गए आप कि उनके पास खोने को कुछ है नहीं, वज़ीर आज़म वो बन नहीं सकते, वापस आएंगे तो जेल में जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा जेल में जा चुकी हैं, वो कह रही दोबारा डाल दें, शायद खान अब्बासी साहब कह रहे डाल दें, हसन इकबाल, राना सना सब जेल हो आए हैं, ख्वाजा साद रफीक भी। तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है, हुकूमत के पास खोने को हुकूमत है। ये सारे लोग वही बातें कर रहे हैं जो नैब के केसों में मतलूब हैं। किसी MNA का बयान नहीं, अगर आपने सुना होगा, उनकी MNAs की मीटिंग हुई, उसमें लोगों की तादाद जो काफ़ी नहीं थी, 28 या लोग कहते हैं 30 तादाद थी। देखिए, मैं हालात को, जब मेरे जैसा आदमी ये कह रहा है कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो कौम को समझ लेना चाहिए कि इनके साथ ख़राबी हो सकती है, क्योंकि जो इस मुल्क को बचाने के इरादे हैं, जो इस मुल्क के दुश्मनों की सोच है, जो इस मुल्क को तबाह करने वाले लोगों की सोच है, जो इस मुल्क को इकनॉमिकली डिज़ास्टर की तरफ ले जाने वाली सोच है, जो इस मुल्क को पाकिस्तान के अंदर से इंतशार फैलाने वाली सोच है, उस सोच के दाई हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा। ये बात आगे अब नहीं चल सकती। मैं नहीं देखता जी, मैं पता नहीं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, मेरी एक उम्र है,
मैं काफ़ी सारे बहरानों से गुजरे हुए, आज जिस बहरान को नवाज शरीफ ने कॉल किया है सोच समझ के किया है, वो बिजनेसमैन है, उसके पीछे कोई मुल्क दुश्मन फोर्सेस हैं जो इस मुल्क को अंदर से ख़राब करना चाहती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं। इंटरनेशनल प्रेशर्स के मुकाबले में जब अंदर से इंतशार पैदा करने की कोशिश है, इसको कुचल दिया जाएगा। मतलब ये सियासतदान है, आप खुद सियासतदान है, सियासतदानों को सियासी तौर पर नहीं इंगेज करना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है ये हुब्बुल वतनी पर सवाल उठ रहे हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया गया। ये पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सियासी तौर पर इंगेज करें। जब आप लोग इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, धमाका होता था या थ्रेट अलर्ट आता था, तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये भारत करा रहा है और नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए करा रहा है। एलओसी पर फायरिंग होती थी, कहते थे जब नवाज शरीफ के खिलाफ हम निकलते हैं तो एलओसी पर फायरिंग होती है। अब एलओसी पर फायरिंग भी हो रही है। अब भी आप कह रहे हैं कि जो मुल्क में दहशतगर्दी है उसके पीछे भारत है, मगर इनका अपना जलसा हो रहा है तो इनको कहते हैं कि जी आपके ऊपर जो है वो धमाका हो सकता है, भारत करा रहा है और इनके पीछे भी भारत है तो इनके जलसे में कैसे धमाका हो सकता है। तो ये सारा कंफ्यूजिंग है। आप क्यों एक पॉलिटिकल फोर्स को बजाय उसकी कि हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए, पॉलिटिकल एंगेज क्यों नहीं करते? मैं किसी को अच्छा या बुरा कहने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैं जिस शहर में बैठा हूं उस शहर में ये सोच पैदा हो गई है कि ये लोग वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान, वही बयानिए दे रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एजेंडा है, पाकिस्तान को इकानमी डिजास्टर करने वालों का एजेंडा है। और इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। मैं बार बार ये कहता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वैसा, मगर नहीं जा रहे, मगर ओपोजिशन को एंगेज नहीं करेंगे। कहा गया कि बिलावल नहीं खिताब करेंगे, कोयटा में उन्होंने किया। कहा नवाज शरीफ के बयानिया का बोझ ओपोजिशन नहीं उठा सकती, नवाज शरीफ ने भी किया, मरियम नवाज ने भी किया। तो इंगेज नहीं करेंगे इनको? पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, इंगेज नहीं करेंगे? लेट मी से कि अपोजिशन को खतरा नवाज शरीफ से या सियासी मुस्तकबिल से, वो उसके लिए सियासी कब्र खोद रही है। नवाज शरीफ इतना आगे चला गया है कि ये पार्टियां इतने आगे नहीं जा सकती। देखें ना, फजलुर रहमान साहब के 6% वोट है, 9 सीटें, 6% वोट है, 9 सीटें हैं उनकी कौमी असम्बली की। सूबों से वो सेनेट में कैसे अकोमोडेट होते हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सेनेट में अकोमोडेट हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ सेनेट के इलेक्शन में वाजे पोजीशन लेगी और वाजे उसके मेंबर होंगे, लेकिन ये नुक्ता कोई आपको पेश नहीं करेगा कि नून लीग का जनाजा, सियासी जनाजा कब्र खोदी है अपोजिशन ने खुद उसके लिए, क्योंकि पंजाब में मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ का और नून लीग का होना है। वो चाहते हैं नून लीग का कट्टा ही मुक जाए, जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी, और वो चाहते हैं कि नून लीग वो देखें, अब तो गुंजाइश नहीं है मरियम की सियासत और नवाज शरीफ की सियासत की। मतलब अगर इनकी सियासत की गुंजाइश नहीं है तो ऑपोजिशन इनके साथ क्यों खड़ी है? और आप जो बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सेनेट में मौलाना को अकोमोडेट किया जा सकता है, पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया जा सकता है, और इंगेज करेगा कौन? इमरान खान करेंगे, इदारे करेंगे, और नून लीग को अलग करने की जो आप बात कर रहे हैं। देखें, आपको सब कुछ पता है, ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। नून लीग की सियासत ख़त्म हो रही है। किसी ने वो बातें नहीं कही कि पोल वार्ड की छाल नहीं लगाई, छलांग नहीं लगाई, ये पोल वार्ड की जंप लगाई है। बाकी लोग 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं, किसी जगह भी मेरा मतलब है बात हो सकती है। मैं नून लीग की सियासत को बार बार कह के मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये दे आस्क फॉर इट एंड दे आर नॉट व्हाट दे आर, दे आस्क फॉर इट एंड दे आर नॉट दे व्हाट दे आर, एंड दे विल इन फ्यूचर पॉलिटिक्स वो उस जगह पे सोचें भी ना कभी कि उनको कोई मुकाम मिलेगा। साहब, यही बात जनरल मुशर्रफ भी कहते थे, लेकिन बाद में जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया जब मैं कौम को बताता रहा कि सेमीफाइनल हो रहा है। मतलब ये मुझे याद है आप बताया करते थे उस वक्त जो टीवी पे कवरेज होती थी, मगर कोई डिक्टेटर एनआरओ हमदर्दी में और प्यार में तो नहीं देता ना, इसलिए देता है कि दूसरी पॉलिटिकल फोर्स की एक सपोर्ट मौजूद होती है, और एनआरओ उन्हें नहीं दे रहा होता, अपने आप को भी दे रहा होता है, अपना भी रास्ता बना रहा होता है ना डिक्टेटर। देखें, गुजारिश ये है कि हर आदमी इस मुल्क में, सियासत एक ऐसी खारिश की बीमारी है, बड़ी जल्दी इससे जान नहीं छुटती। और ये एनआरओ उनका ख्याल था कि मैं बेनज़ीर को हैंडल कर लूँगा और मैं सारे मसले ठीक कर लूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके मुशर्रफ साहब।
और इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के और बेनज़ीर की सियासत के मुशर्रफ की हैंडलिंग में NRO से सबक सीखा है। जो लोग इमरान खान को सादा आदमी समझते हैं वो ख़ुद बहुत बड़े सादा हैं। इमरान खान भी बाज़ ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। उसको ये बात समझ आ गई है कि इनसे मुज़ाकरात करना अपने लिए मसाइल पैदा करना है। इनके देखें, जो जितना बड़ा स्टैंड ले लिया है, जो कुछ ये कह रहे हैं, उसके बाद तो मुज़ाकरात की क्या गुंजाइश है। मुज़ाकरात फजलुर रहमान से हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, ANP से हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि नून लीग से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश है। उन्होंने अपना सफ़ा खुद फाड़ दिया है। अगर सफ़ा फाड़ दिया है तो ये बात जो नून लीग के अंदर MNAs और MPs हैं जिन्हें आइंदा दोबारा इलेक्शन लड़ना है, उन्हें क्यों नहीं नजर आ रही? 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जितने लोग नाराज थे उस्मान बुज़दार से मिलते थे, वही मिल रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं छोड़ देते इस वक्त नवाज शरीफ को और नून लीग को? सर जी, मैंने 8 बंदों से मंजूर वोटों को 2 दफ़ा हुकूमत बनाते देखा है। ये सारा मैरियट होटल जो उस वक्त PC होता था, फुली लोडेड होता था। पूरे के पूरे मेंबर जो है जौक दर जौक, जैसे कबूतरों की डारें आती थी वैसे आके बैठते थे। कोई तसव्वुर कर सकता है कि मंजूर वट्टू 2 दफ़ा 6 और 8 के मेंबरों से 2 ताई मजीद? सर ये देखें, हम मुस्लिम लीगी सियासत को समझने की कोशिश करें। MNAs जो हैं वो एक दफ़ा आने के बाद अगली दफ़ा की बात सोचते हैं, और बात सियासतदान और सियासी वर्कर, सियासतदान नहीं कहता, सियासी वर्कर एक फ्री साइज नायलन की जराब होती है, हर साइज़ में फिट हो जाते हैं और उनको जिस साइज़ में डाला जाए उस साइज़ में आ जाते हैं। मैं दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं देखता कि 6 आदमियों की या 12 या 8 वोटों से मंजूर भुट्टो ने 2 दफ़ा हुकूमत बनाई। ये यहाँ हुआ मेरे शहर में, और डारों की डार आए, रजामंदी से आए, कोई उनको लेकर नहीं आया। सो अभी सियासत शुरू हुई है। आई मस्ट से कि सियासत जो है 1 नवंबर से शुरू होगी और 20 फरवरी तक फाइनल हो जाएगी। वैसे मैंने डेट कम कर दी है, 20 जनवरी कर दी। तो शेख साहब, ये जो एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर की नैब की तहवील में होते हुए शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, इसका क्या अहवाल है आपके पास, आपके जो खबर हमने बताई? हाँ, मेरा ख्याल है कि आपकी खबर दुरुस्त है, लेकिन मुझे खबर है, लेकिन मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे पास खबर है, ये मेरे पास और भी खबर हैं 1-2, लेकिन मैं ऐसे मसाइल नहीं पैदा करना चाहता। मैं कहता हूँ कि बात नज़दीक ही ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, दूर गई तो बड़ा कहराम सियासी पैदा हो जाएगा। मगर अगर नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई है तो फिर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर के ज़रिए शहबाज शरीफ को पैगाम क्यों भेजा जा रहा है? ये तो आप फैसला करें और लोग फैसला करें। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब इस मुलाकात के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे, उससे बात करेंगे। मैं दोबारा खुशामदीद। जहां हुकूमत कह रही है कि नई हिकमत अमली बनाएंगे, वहां खुफिया मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। नून लीग में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने दावा किया कि नैब की तहवील में शहबाज शरीफ से नून लीग के कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये क्या मुलाकात हुई है? कैसे नैब ने इजाज़त दे दी आप 3 रहनुमाओं को शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की? क्या कोई पैगाम था जो नवाज शरीफ लेने को तैयार नहीं थे और आपने शहबाज शरीफ को पहुँचाया? नहीं, बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। ये मियाँ साहब को गिरफ्तार हुए, मियाँ शहबाज को गिरफ्तार हुए तकरीबन 3रा दिन था, ये 4था दिन था जब हमें मियाँ साहब के स्टाफ की तरफ से इत्ला आई कि जी आपने शाम को 6 बजे या 6:30 बजे जो है मियाँ साहब को मिलने की इजाज़त मिली है, तो आपने वहाँ पे जाना है। मैं और आसन, जिस तरह आपने कहा, और राना तनवीर, हम वहाँ पे तीनों गए और हमें वहाँ पे एस्कॉर्ट जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसने वहाँ पे एस्कॉर्ट किया। और हमारी मुलाकात जो है वो नैब के जो DG नैब के दफ्तर में हुई और DG वहाँ पे हम थ्रू आउट मुलाकात में बैठे रहे। मुलाकात जो है हमारी कोई अलहदगी में मुलाकात नहीं हुई और वहाँ पे कोई पैगाम रसानी, ना हमारे पास कोई पैगाम था जिसको हम डिलीवर करते, ना हमें किसी ने पैगाम दिया था
मियाँ साहब जस्ट वांटेड टू नो कि ये 2 दिन जो सीईसी की मीटिंग हुई, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, तो क्या जो है एंग्जाइटी होती है इंसान को जब गिरफ्तार होता है ना, तो 5, 7, 8 दिन लगते हैं एंग्जाइटी को सेटल डाउन होते। परहैप्स उनको को एंग्जाइटी थी कि भाई बाहर क्या हालात जा रहे हैं, मैं 3-4था दिन है मुझे गिरफ्तार हुए, तो मेरे जो कोलीग्स हैं जो वो आके मुझे मिल जाएं। वहाँ पे कथित तौर पे मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि कोई पैगाम रसानी कथित तौर पे नहीं हुई। ये काइट फ्लाइंग होती है, और मेरा ख्याल है कि ये एक अलाउंस जो है वो मीडिया को या कॉलम नगारों को जरूर देना चाहिए, ताकि मगर ख्वाजा साहब, ये मुलाकात तीसरे चौथे दिन फैमिली मेंबर्स नहीं, आप 3 लोग मिले, इसकी इजाजत जाहिर है नैब ने दी होगी। नैब से इजाजत किसने ली? आप लोगों ने ली या सुलेमान शहबाज ने दरमियान में आके? मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया आपको, हमने डीजी नैब की मौजूदगी में हमने मुलाकात की, लाजमी तौर पे उनकी इजाजत से मुलाकात हुई, हमें कोई उसमें नहीं। और जिस वक्त हम वहाँ पे जाने लगे थे, मैंने मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वॉइस मैसेज किया कि हमारी आज मुलाकात अरेंज हुई है और हम ये लोग जो है मियाँ शहबाज साहब के पास जा रहे हैं। और जब वहाँ से हम निकले हैं तो हमने फिर उनकी खैरियत जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वो फिर वॉइस मैसेज के ज़रिए मैंने उनको पहुँचाई कि जी हम मिलके आ गए हैं। तो हम कुछ 1.25 घंटा के करीब, 1.5 घंटे के करीब उनके पास रहे। कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, उनको कुछ डिस्कम्फर्ट थे अंदर कमरे के लिहाज से, जो बाद में अखबारों में भी आए कि उनको कुर्सी नहीं मिली हुई थी, कमर की वजह से उनको ज़मीन पे सोना पड़ रहा था। तो इस किस्म की उन्होंने हमसे बातचीत की, पूछा, हमने उनको बताया कि सीईसी की मीटिंग हुई है, उसमें ये हुआ है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, उसमें ये हुआ है। मियाँ साहब ने को पैगाम जब हमने निकल के वहाँ पे दिया है, तो मियाँ साहब ने जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये मियाँ साहब ने भी पूछा था। हमने कहा जी हमारे पास कोई पैगाम, कथित तौर पे कोई पैगाम नहीं था, और हमें ना पता है कि ये किस तरह फैसिलिटेट हुई है ये मुलाकात। हमें फ़ोन आया मियाँ शहबाज साहब के घर से, उनके ऑफिस से, कि जी आप लोगों ने मिलने जाना है, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। ये आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के घर से फ़ोन आया, यानी मुलाकात सारी उनकी फैमिली ने अरेंज की थी? जो खबर में लिखा हुआ है सुलेमान शहबाज साहब ने अरेंज की। मुझे इसका इल्म नहीं है। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान, जो हमें वहाँ पे लेके गए थे। हमें नहीं पता किसने अरेंज की थी, लेकिन हमने ख्वाहिश का वहाँ पे ज़रूर इजहार किया था कि अगली दफ़ा जो है को और भी दोस्त जो है, कुलीग्स जो है, वो अगर मुलाकात अरेंज हो सके तो और भी कुलीग्स मिलते हैं। जिस तरह मुलाकाती जाते हैं दोस्त वगैरह, जो लोग कैद में होते हैं उनको मुलाकाती जाते हैं, कोई इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल, ज़रूरी नहीं कि पैगाम रसानी के लिए जाएँ। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी, उससे वो सेटिस्फाइड थे, एंड नेक्स्ट डे अगेन ही सेंट मी ए मैसेज के बाद जो है वो क्लियर हो गई है। लेकिन ये कोई आज 14-15 दिन के बाद जो है जो स्टोरी आई है अखबार में, आई डोंट नो उसका क्या मोटिव है। मगर शहजाद अकबर साहब ने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि मुझसे कहते हैं कि मैं नैब के दफ्तर रात की तारीकी में जाता हूँ, ये तो खुद लोग जा रहे हैं रात की तारीकी में मुलाकातें करने के लिए। तो शहजाद अकबर साहब ये सवाल पहले उठा चुके हैं, खबर अब आ गई है, शहजाद अकबर साहब ने सवाल उठाया। नहीं, मैं आप करेक्ट कर दूं, रात की तारीकी नहीं, मैंने शुरू में कहा है कि कुछ शाम को 6 बजे के करीब हुई थी, यानी मगरिब के वक्त हुई थी, तो अभी तारीकी इतनी नहीं हुई थी, यू नो, अभी जरा बाहर आते हुए अंधेरा हो गया होगा, जाते हुए अंधेरा नहीं था, बाहर निकलते हुए अंधेरा हो गया था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर क्या मियाँ साहब किसी भी तरीके से नाराज हैं आप लोगों से, या आप लोगों को शिकायत है, या फिर शहबाज शरीफ साहब को कि जी एक तरफा बयानिया चल रहा है, तमाम किस्म के राब्ते खत्म कर दिए गए हैं, कोई दरमियान का रास्ता नून लीग के लिए निकल ही नहीं सकता है? देखिए, मेरा क़यादत जो है मेरी क़यादत नवाज शरीफ है, और मुझे उसके बयानी से या जो नवाज शरीफ आइन और कानून की जो हुक्मरानी की बात कर रहा है, वो तो मेरी पार्टी की सियासत और मेरी ज़ाती भी जो सियासत है, मेरा 30 साल का जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, उसकी एहसास है। तो मेरा उसका किस तरह इख्तलाफ हो सकता है? मैं तो उसका वर्कर हूँ और वो मेरा लीडर है। तो मुझे कोई मेरे ज़हन में कोई सजेशन होगी और मेरे ज़हन में कोई मशवरा मेरे ज़हन में अगर कोई आएगा,
तो मुझे नवाज शरीफ ने हमेशा एक्सेस प्रोवाइड की है और बड़ी खुल के एक्सेस प्रोवाइड किया है, और मैं उनको बिल्कुल टेलीफोन पे भी मशवरा दे सकता हूँ, और मैं उनको मैसेज के ज़रिए भी मशवरा दे सकता हूँ, वहाँ पे जा भी सकता हूँ। मैं इस साल के अवाइल में जो है 3 मरतबा गया हूँ उनके पास, और मुझे फ़ख्र है मेरा नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुक़ है, और ख़ुसूसन मुझे फ़ख्र है कि इस जद्दोजहद में मैं उसका सिपाही हूँ। ऐसा मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है ना स्ट्रैटेजी पर। क्या ऐसा है कि मुख्तलिफ एमएनएज में, और आप जैसे कुछ सीनियर रहनुमाओं को इख्तलाफ है कि इस वक्त लंदन से जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और जो मरियम नवाज साहिबा यहाँ से बयानिया है, एक ही सिम्ट में पार्टी जा रही है, तमाम एवेन्यूज़ को बंद करके, तमाम किस्म के राब्तों को बंद करके, जिसको आप समझते हैं कि अच्छा नहीं है और कुछ एमएनएज और समझते हैं कि पार्टी के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने ये इजहार नहीं किया, और अगर मुझे कोई इख्तलाफ हो या मैं अगर चाहूँगा किसी वक्त, या मेरे जहन में अगर ये बात आए किसी वक्त कि मुझे कोई मशवरा देना चाहिए, तो मैं नवाज शरीफ के दरवाजे खुले हैं, मैं मशवरा दे सकता हूँ। मैं मरियम को भी मशवरा दे सकता हूँ। मेरे साथ मरियम का वही रिश्ता है जो नवाज शरीफ का अपनी बेटी के साथ रिश्ता है। मेरी वो बेटी है, और मैं आज भी और हमेशा कहता हूँ कि वो शी इज़ आवर फ्यूचर। वो एक ट्रांजिशन में है, वो अपनी बाप की लेगेसी की जो है जानशीन है, टॉर्च बेयरर है, और देयर आर नो डाउट्स इन माय माइंड। देखें शायद मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ, एक तो ये है कि मुझे कोई एम्बिशंस नहीं है। आई हैव अचीव्ड मच मोर देन व्हाट इवन आई डिजायर्ड। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरा सारी उम्र का एक ताल्लुक और रिश्ता है नवाज शरीफ के साथ, और मैं इस उम्र में उसके साथ ये लिबर्टी ले सकता हूँ कि मैं उसको मशवरा दूँ या उससे डिसएग्री करूँ, लेकिन मैं एंड ऑफ द डे आई एम हिज वर्कर, मैं उसका सिपाही हूँ। मगर ख्वाजा साहब, ठीक है, मगर आपने जो सियासत ज़ाहिर की है उसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में भी आप पार्टी के साथ खड़े रहे, मगर इस वक्त अगर नज़र आ रहा है, आप मुझे बताएं, एक तरफ ये थिंकिंग है ऑपोजिशन के अंदर भी और नून लीग के अंदर के, जी ऑपोजिशन में अगर इस वक्त तोड़ने की कोशिश भी करती है हुकूमत, जो इस वक्त बयानिया से हटेगा उसकी सियासत मुतासिर होगी, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अगर हम कुछ ऑपोजिशन दूसरी पार्टियों को, मौलाना फजल रहमान को और पीपल्स पार्टी को इंगेज करें, तो असल में हम नून लीग की सियासत को ख़त्म कर सकते हैं, उसे आइसोलेट करके, क्योंकि इस बयानिए के साथ, इस तरह इदारों के से कन्फ्रंटेशन के माहौल के साथ नून लीग नहीं सर्वाइव कर सकती। तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी आपकी सियासत बंदगली में जा रही है इस वक्त? नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता। जो आपने शुरू में कहा है ना कि जो बयानिया जो है इस वक्त पार्टी का, मैं समझता हूँ कि ये बयानिया जो है ना वो आवाम में उसकी एक्सेप्टेंस आ गई है। एक तो जो 2018 का इलेक्शन का जो सारा किस्सा है, और उसके बाद जो देखें, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले चंद दिनों में बाद तजिया नगार जो हैं, जिनकी कोई बैकग्राउंड जो है वो अस्करी है, वो भी इस बात की जो है टेलीविजन पे जो है डिस्कशंस में कह रहे हैं कि जी कोई नेशनल डायलॉग या मुकालमा शुरू होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने ये बहुत दफ़ा ये बात की है। तो मियाँ नवाज शरीफ कोई वज़ीर आज़म तो नहीं बनना चाहता, या मियाँ नवाज शरीफ कोई इक़्तिदार तो नहीं चाहता। वो तो यही चाहता है कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें गारंटी मिले इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को। जब डायलॉग के लिए फिर रास्ता निकलेगा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ और हर जलसे के साथ साफ नज़र आ रहा है कि जैसे कराची के बाद हुआ, कैप्टन सफदर वाला वाक़या हुआ, गुजरावाला से पहले हुआ, ट्रीज़न के जो मुकदमात हुए, अब जब ये कोयटा में हुआ तो उसके जो बलुस्तान में हुआ तो उसके बाद नज़र आया कि कहा गया मरियम नवाज की तरफ से कि धमकी की कॉल्स आ रही हैं लोगों को। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग बयानात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी ऐसा तो नहीं है, तो दरमियान में रास्ता कैसे निकलेगा डायलॉग का? मैं आपको एक बात कहूं, रास्ते निकलते हैं। मैं तो दो जो है वो आपको इंसिडेंट जो है, आप रीसेंट हिस्ट्री जो है उसकी बताता हूँ। बिट डिस्टेंट जो वियतनाम वाली थी, अरूज पे जंग थी, लेकिन पेरिस जो टॉक्स थी वो जारी थी। अरूज पे जंग थी, हजारों लाखों बंदे दोनों साइड्स पे जो है दे वर बीइंग किल्ड। दूसरी तरफ जो है आपने हमसाया में ले लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ उस वक्त की थोड़ी सी इररेलेवेंट हो तारीखी तौर पे, तालिबान के साथ जो है पिछले 10, 12, 13, 14 साल से जो है राब्ते जारी हैं,
और आज वो कल्मिनेशन जो आज से 8 या 10 साल पहले जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो आपको रियलिटी बनती नज़र आती है। तो ये जो टेम्परेचर, ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बड़े ऊपर चले गए हैं और बंद गली में जाने वाली बात जो है या दरवाजे बंद करने वाली बात जो है, मेरा ख्याल है कि अगर एक मिनिमम एजेंडा है कि आप जो आइन जो है जो चीज़ें डिफाइन करता है, मैं नहीं डिफाइन कर रहा, नवाज शरीफ नहीं डिफाइन कर रहा, शाहजेब जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा, जो आइन डिफाइन कर रहा है, जो हमारे पुरखों ने जिसके ऊपर 1973 में इत्तफाक राय किया था, वो जो डिफाइन करता है, उस डेफिनेशन के ऊपर तमाम तर लोग जो है ना रिट्रीट कर जाएं अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने अपने जो है हदूद में उसमें रिट्रीट कर जाएं और इस मुल्क को, इस वफाक को, वो मैंने कल मर जाना, मैंने दुनिया में नहीं होना, मेरे बच्चों ने होना है, फिर उनके बच्चों ने होना है। तो दिस इज नॉट फॉर माई सेक और शाहजेब सेक्स और नवाज शरीफ सेक्स, इट इज फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे जो हमारे बच्चों ने और उनके बच्चों ने, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हम लोग डिस्पेंसिबल हैं, हम एक्सपेंडेबल हैं। तो एक्सपेंडेबल जो नहीं है वो एक मिनट, एक्सपेंडेबल जो नहीं है वो पाकिस्तान है, डिस्पेंसेबल जो नहीं है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, हमारी आने वाली नस्लें हैं। तो इसलिए तमाम तर जो फरीक हैं उनको आइन की सरबुलंदी और सरफराजी पे इत्तफाक करना चाहिए, कानून की हुक्मरानी पे इत्तफाक करना चाहिए, अवाम की हाकमियत पे इत्तफाक करना चाहिए। ये चीज़ें नवाज शरीफ की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आइन का प्रोडक्ट है। नवाज शरीफ ने सिर्फ उनकी अलमबरदारी जो है ना उसका जो है ना एक बीड़ा उठाया हुआ है। बातचीत इस वक्त हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही? नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही। इस वक्त तो जो आप भी जो बात कर रहे हैं या जिस कॉलम का आप हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस बात है, कोई पैगाम रसानी में। अगर आई फील स्मॉल इन सेइंग दैट, लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूं कि हम कोई पैगाम नहीं लेके गए थे। लेकिन और नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया अभी तक? मुझे बिल्कुल किसी ने अप्रोच नहीं किया। नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? मेरी औकात ही नहीं इतनी कि मुझे कोई अप्रोच करे। नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? नवाज शरीफ साहब को मैंने उनसे ये इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं की और मैंने पिछले 30 साल में कभी, आई एम नॉट अ वेरी इनक्विजिटिव पर्सन, मैं कोई ये इस तरह प्रोब नहीं करता, खोज नहीं लगाता रहता। मुझे नवाज शरीफ को कहेगा कि मेरी बात हो गई है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। मेरे बाद नवाज शरीफ कहेगा कि भाई मेरी बात जो है वो नहीं हो रही और आप लोगों ने जो है इस स्टैंड के ऊपर, ये आइन की सरबुलंदी के स्टैंड के ऊपर आपने खड़े रहना है। तो बिल्कुल देखें, आप असेंबली का हाल देखें। मेरी ये 7वीं पार्लियामेंट है जिसका मैं रुकन हूं। मैंने वो हाल नहीं देखा। अब 2 हफ्ते हो गए इनको सेशन बुलाए हुए, इनसे कोरम नहीं पूरा होता। अपने जो अराकीन है पीटीआई के पास जो है वो काबू में नहीं है। आज भी 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ और रेजोल्यूशन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी फ्रांस वालों ने किया उसके मुतल्लिक। उसके बाद कल छुट्टी इन्होंने कर दी है क्योंकि इनके बंदे नहीं है, कल बंदे पूरे करेंगे, परसों इजलास में। मुझे ये बताइए कि इन लोगों पे कौन बेट कर रहा है? दे आर लूजर्स। ये इनके ऊपर बेट करना जो है ना वो घाटे का सौदा है, नुकसान ही नुकसान है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आराम पर भी बात करेंगे। मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक अफसोसनाक रुझान नजर आ रहा है। एक बार फिर गद्दारी और हुब्बुल वतनी की बातें हो रही हैं, मगर पैमाना बदल गया है। अब भारतीय मीडिया की कवरेज को लेकर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहीं से एजेंट की आवाज़ें आ रही हैं तो कहीं भारत के बयानिए को फरोग करने का इल्ज़ाम लग रहा है। अब कौन कितना पाकिस्तानी है, इसका मयार भारतीय मीडिया की कवरेज को बना दिया गया है। और अगर हुब्बुल वतनी का पैरामीटर भारतीय मीडिया की कवरेज है तो पाकिस्तान की मौजूदा पूरी सियासी क़यादत पर सवालात उठ सकते हैं। क्योंकि अगर भारतीय मीडिया आज अपोजिशन के एहतजाज को कवरेज दे रहा है तो 2019 में भी जब अपोजिशन का धरना हुआ तब भी भारतीय मीडिया ने कवरेज दी, और जब 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी का धरना हुआ तब भी भारतीय मीडिया ने कवरेज दी, और भरपूर कवरेज दी। इस्लामाबाद में धरना देने के लिए तैयार हो? पड़ोसी मुल्क हमारा, वहां पर तख्ता पलट के आसार अब दिखाई देने लगे हैं। दरअसल पीएम नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में संघर्ष और तेज हो गया और ये कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीटीवी कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पीटीवी कॉम्प्लेक्स की हैं। पीटीवी का ब्रॉडकास्ट इस समय रोकना पड़ा है। प्रदर्शनकारी हर कोने पे आप इस कॉम्प्लेक्स के देख पा रहे हैं इन्हें। अकेला भी मुझे इस कंटेनर में सोना पड़े,
1 साल तक सोऊंगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं छोड़ के चला जाता। अब भारतीय मीडिया की कवरेज से इमरान खान की हुब्बुल वतनी कम नहीं हुई। इस वक्त वो मुल्क के वजीर आजम है, तो जिस तरह वजीर आजम की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसी तरह मौजूदा मुल्की मामलात पर भारतीय मीडिया की कवरेज से दीगर सियासी कायदीन की हुब्बुल वतनी पर भी सवाल उठाना गलत है। वैसे भी इस मुल्क में गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत में भी जब एहतजाज होते हैं और हम पाकिस्तान में दिखाते हैं तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपोजिशन जमात कांग्रेस के खिलाफ यही बयानियां बनाते हैं। अब हमारा रवैया बीजेपी से तो बेहतर होना चाहिए। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। अदालतों से मुसलसल हुकूमत के लिए अच्छे फैसले सामने आ रहे हैं। माजी में हुकूमतों को यह शिकायत रही है कि वो कोई तकर्रुरी करते हैं तो अदालत में चैलेंज हो जाती है, वो कोई फैसला करते हैं तो अदालतों से स्टे ऑर्डर आ जाता है, वरना सुप्रीम कोर्ट खुद सू मोटो लेकर हुकूमत को काम नहीं करने देती। मगर इस हुकूमत में सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज लाहौर हाई कोर्ट से हुकूमत के लिए एक और अहम फैसला सामने आया है, जिसके बाद हुकूमत को 27 अरब रुपए का फायदा होने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ये मामला गुज़िश्ता 10 साल से अदालत में था। 2007 में कॉम्पिटिशन ऑर्डिनेंस आया, जो 2010 में कॉम्पिटिशन एक्ट बना। उसके तहत कॉम्पिटिशन कमीशन ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरीज की, उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास किए और शो कॉज नोटिस जारी किए। मुख्तलिफ सेक्टर्स, खासतौर पर LPG, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर मुख्तलिफ अदालतों में चले गए। 2017 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस हवाले से तमाम दरख्वास्तों को एक लार्जर बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया, जिस पर आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। अदालत ने कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 को कानून के मुताबिक करार दे दिया है और उसके तहत कॉम्पिटिशन कमीशन की कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दे दिया है। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हुकूमत को तकरीबन 27 अरब रुपए मिलेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यानी GIDC के केस में भी हुकूमत के लिए एक अच्छा फैसला दे चुकी है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने GIDC के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत को गैस इस्तेमाल करने वाले सेक्टर से 400 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने की इजाज़त दे दी थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हुकूमत तो एक ऑर्डिनेंस ले आई थी जिसके बाद गैस इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से आधे वाजिबात लिए जाते, बाकी माफ़ कर दिए जाते। जवाब में ये कंपनी अदालतों से अपनी दरख्वास्तें वापस ले लेती। फिर तनकीद हुई तो हुकूमत ने अपना ऑर्डिनेंस वापस लिया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इसी तरह हुकूमत चाहती थी कि अदालतें फोरक्लोजर लॉस के हवाले से फैसला करें, क्योंकि हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बैंकों से कर्जे की जो स्कीम ला रही है, उसके लिए अदालती फैसला ज़रूरी था। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार अदालतों से अपील की कि वो इस मामले को देखें और फिर 10 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया और बैंकों को बगैर किसी अदालती हुक्म के मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऑक्शन की इजाज़त दे दी। यह फैसला हुकूमत के हक में आया। इसी तरह जब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तकरीरी को चैलेंज किया गया तो 25 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक किसी को भी मुशीर के तौर पर मुकर्रर कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मामलीन खुसूसी की दोहरी शरीयत को चैलेंज किया गया तो 30 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और कहा कि आइन और कानून वज़ीर आज़म को अपने मामलीन खुसूसी के तकर्रुर का इख्तियार देते हैं। इस हवाले से खुसूसी मामलीन की तादाद के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, जबकि दोहरी शहरियत रखने के हवाले से वाले अफराद के तकर्रुर पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, हुकूमत ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया तो शुगर मिल मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की तो अदालत ने शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और हुकूमत को शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्त पर हुकूमत की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया और हुकूमत को शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयों की इजाज़त मिल गई। मुसलसल अदालतों से हुकूमत के लिए मस्बत फैसले आए हैं और अदालत ने इंतजामी मामलात में मुदाखलत से इज्तनाब किया है, जो एक अच्छी रिवायत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।